हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। चलिए, आज आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। 3 टेस्ट सीरीज़ आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में क्रिएट किया हुआ है। आप जाकर के उसको देख सकते हैं कि चौथे नंबर की सीरीज़ है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपका साइंस से रिलेटेड होगा, करंट से रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। 25 क्वेश्चंस हैं और इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे करके जब भी मुझे समय मिलेगा मैं 25-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जैसा भी समय होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्रिएट करके और आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अभी आर ओ एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म आने वाला है, फिर एग्ज़ाम आएगा, तब तक आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए और देख लेते हैं। और हाँ गाइज़, इंपॉर्टेंट जो बताना भूल जा रही हूँ कि आप जाकर के जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कई चैनल हैं, आप अपने सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चैनल के। सेकेंड थिंग क्या है कि जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना है वो भी जा कर के जुड़ सकता है। और गाइस प्लीज़ सेशन को आप अगर देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं बट लाइक करना आप भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो लाइक करिए। और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया बोलना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 1 मिनट, एक कोई उठा लेते हैं कलर। कह रहा है हवा में सापेक्षिक आर्द्रता, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसको आर्द्रता ऐसे लिखा जाएगा, को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो गाइस किस यंत्र का, जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है उसका नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हाइग्रोमीटर। किसका यूज़ किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। हवा में अगर सापेक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हवा में सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर यही पूछ ले कि तरल पदार्थ का अगर सापेक्षिक घनत्व मापना है तब क्या करेंगे? तब वहाँ पे हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अगर तरल पदार्थ पूछ ले तो हाइड्रोमीटर, हवा वाला पूछ ले तो हाइग्रोमीटर। तो ये दोनों बस थोड़ा सा एक अक्षर का अंतर है, बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ ग्रो है, यहाँ ड्रो है। अगर तरल पूछ ले तो हाइड्रोमीटर, हवा में पूछ ले तो हाइग्रोमीटर। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो किस विद्युत मोटर में कैसा होता है? तो विद्युत ऊर्जा से क्या होता है, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ फिर देखती हूँ। विद्युत मोटर लिखा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा से क्या करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? यांत्रिक ऊर्जा में है। जैसे कि देख लीजिए डायनेमो, इसमें क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। डायनेमो में यांत्रिक यंत्र है तो यांत्रिक से विद्युत में होता है, लेकिन विद्युत मोटर इसका क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है और ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछ लेता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर कहाँ किसी वस्तु का भार बहुत ही न्यूनतम होता है, मतलब न्यूनतम बहुत कम होता है। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर ग्लोब पर कहाँ किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। तो इसमें को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी द्वारा, क्या मैंने कहा कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? सीधे संबंधित होता है। क्या होती है? पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। और घूर्णन करने के कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम पाया जाता है। तो अगर पूछ ले कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम ग्लोब पर कहाँ दिखाई देता है, वो कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो कौन सा बल कार्य करता है? तो वहाँ पे कौन सा बल कार्य करेगा? उत्प्लावन बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? उत्प्लावन बल कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत, किस सिद्धांत के अनुसार ये बताया जा रहा है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को, 1 मिनट, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब क्या करते हैं किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोते हैं
तो वो क्या करता है, एक ऊर्ध्व बल का अनुभव होता है। किस बल का अनुभव होता है, एक मिनट, ऊर्ध्व बल का अनुभव होता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहा जाता है। और उत्प्लावन बल, ये ध्यान रखिएगा कि सदैव क्या करता है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भाग के बराबर होता है। उत्प्लावन बल हमेशा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। तो नाम से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ऑप्शन रहेगा तो आप इसको लगा लेंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एनीमोमीटर ये क्या किया जाता है, हवा की गति को मापने में यूज़ होता है। एनीमोमीटर का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। एनीमोमीटर उपकरण का यूज़ किस कार्य में करते हैं, तो हवा की गति को मापने में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर हवा की गति को और दिशा को मापना है तो इसके लिए किस उपकरण का यूज़ करेंगे, एनीमोमीटर का यूज़ करेंगे। और एक और यंत्र होता है जिसका नाम है एरोमीटर, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ध्यान रखना। एरोमीटर ये क्या करता है, हवा का घनत्व मापता है, हवा का घनत्व। अगर हवा का घनत्व मापना है तो उसके लिए एरोमीटर, और अगर हवा की गति या दिशा मापना है तो उसके लिए एनीमोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉफिंग गैस की खोज किसने की। ये पूछे या ना पूछे कि लॉफिंग गैस की खोज किसने की, लेकिन किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं वो भी बता दे रही हूँ। और ये भी बता दे रही हूँ कि लॉफिंग गैस की खोज किसने की थी। तो जिसने की थी उनका नाम है जोसेफ प्रिस्टली। थोड़ा सा यहाँ लिखने में गलत नहीं हो जा रहा, थोड़ा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, ये पा बना हुआ है, प्रिस्टली ऐसे लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जोसेफ प्रिस्टली, इन्होंने इसकी खोज कब की थी, 1772 में की थी। 1772 में जोसेफ प्रिस्टली ने लॉफिंग गैस की खोज की थी। और किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है, तो ये ध्यान देना, ये मैं बता दे रही हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, लॉफिंग गैस कहा जाता है। और इस गैस का यूज़ क्या करते हैं, जब मतलब एक छोटी अवधि के ऑपरेशन में इसको क्या किया जाता है, संवेदनाहारी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो बस याद रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही लॉफिंग गैस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, लाल चींटी के डंक में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, फार्मिक अम्ल। ये मिलाने को ऐसा जाता है कि लाल चींटी के डंक में या फिर सिरका में, आंवला में, इन सभी में क्या होता है, तो लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पूछ ले तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आंवला जो भी खट्टे फल हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल। दूध जैसे उत्पाद अगर हैं आपके तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखना है। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मानव पेट में जो है, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी था किसी एग्जाम में, शायद पीसीएस में पूछा था ये क्वेश्चन। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल क्या करता है, जो भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे सरल अणु में तोड़ करके पाचन में मदद करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा, ये भी क्वेश्चन पूछा था अभी आपके पीसीएस में पूछा था। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो ये क्या है आपका, मीथेन है। इसकी मात्रा क्या होती है, 50 से 75% तक होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है, 50 से 75% तक होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बायोगैस होता क्या है, तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं तो उसी के कारण जो उत्पन्न गैसों का मिश्रण होता है वही बायोगैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या कहलाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। अब आपका कुछ करंट से क्वेश्चन भी है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल की उपलब्धि प्राप्त करने वाला 100वें नंबर का जिला कौन सा बन गया है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का जो एक जिला है उसका नाम है चंबा। यही क्या है, 100वां जिला बन चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2022 में वन ओशन समिट का आयोजन किस देश में किया गया। अभी वन ओशन समिट का आयोजन किया गया था 9 से 11 फरवरी तक। कब से किया गया, 9 से 11 फरवरी तक किया गया। और ये कहाँ किया गया वन ओशन समिट का आयोजन,
तो फ्रांस में किया गया। और फ्रांस के कहाँ पर एग्जैक्ट जो है, ब्रेस्ट में, फ्रांस के ब्रेस्ट में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन किया किसने है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूएनओ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ये सम्मेलन क्यों किया गया, तो इसका उद्देश्य, अब जब वन ओशन, ओशन लिखा ही है तो ओशन का मतलब क्या होता है, समुद्र, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो समुद्र है उसके टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर बल देने के लिए, ठीक है, उसका क्या करना है, संरक्षण करना है। जो समुद्र है टिकाऊ तरीके से उसके पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण पर बल देने के लिए ये समिट का आयोजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2022 में भारत और सेशल्स के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। उसका नाम क्या है, उस आयोजन का नाम है लामित्य, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, लामित्य। 2022 का जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया, तो ये सेशल्स में ही किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अभी जो भी रिसेंटली एग्जाम होंगे क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है, तो हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं आपके इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब होती है, चलिए देख लेते हैं। 1977 में की गई थी। और कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई, नई दिल्ली में की गई। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1977 न्यू दिल्ली में की गई थी। और ये क्या करती है, ये पौधों का जो आनुवंशिक संसाधन के प्रबंधन के लिए क्या है, एक नोडल एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे कि शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, कटक, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर, भोवाली, ये सब यहाँ पर इसके कार्यालय हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए, 10 क्षेत्रीय कार्यालय 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में की गई थी। इतना इनफ है। क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा मेंशन है, पादप यानी कि पौधे, इनके आनुवंशिक संसाधन के विकास, खोज या सर्वेक्षण, संग्रहण, इन सब इसका करना है, यही इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं GTF। GTF क्या होता है, मतलब ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये है क्या, तो ये एक अंतर सरकारी, GTF इसको बोलते हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ये क्या करता है, अपने रेंज के देश में, ये पूरी तरह से देखा जाए तो अपने जो रेंज के देश हैं वहाँ पर जो जंगली बाघ है उनके संरक्षण के लिए ये क्या करता है, काम करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में GTF की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है, जैसे कि यहाँ मैंने अभी डिस्कस किया। तो जो अभी मैंने कहा कि इस जो मतलब इसके रेंज के देश हैं, बाघ के रेंज के देश हैं, तो 7 बाघ रेंज वाले देश हैं, 7 बाघ रेंज वाले देश हैं जहाँ पर ये बाघ पाए जाते हैं। तो वो कौन से 7 देश हैं, पहला तो आप बांग्लादेश ले लीजिए, भारत के बगल में ही है। भूटान देख लीजिए, ऊपर ही है। कंबोडिया देख लीजिए, भारत, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम। क्या क्या बताया मैंने, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, भारत, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम, ये क्या हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम के सदस्य हैं, 7, ठीक है। और एक यूनाइटेड किंगडम भी इसका सदस्य है, जो कि गैर बाघ रेंज देश है, ये भी इसका सदस्य है। वैसे 7 हैं जो कि बाघ रेंज वाले हैं, एक गैर बाघ रेंज वाला भी इसका सदस्य है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, ये भी ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि बाघ के संरक्षण पर बल देना है और उसके आवास, उसके शिकार न होने पाए, इन सभी को देखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका शुभारंभ किया गया 2008 को। डेट की बात करें तो 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन पर ध्यान केंद्रित किया गया। वो 8 मिशन क्या है वो हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं 8 मिशन कौन कौन से हैं। पहला तो राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, क्लियर। सेकंड है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, क्या बोला मैंने, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन। थर्ड क्या है, राष्ट्रीय जल मिशन। फोर्थ क्या है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। फिफ्थ क्या है, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन।
नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेक्स्ट राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेक्स्ट राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये 8 राष्ट्रीय मिशन पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसलिए मैंने नाम बता दिया। तो आपको 8 एक बार सरसरी निगाह से देख लेना। एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, राष्ट्रीय सौर मिशन, संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन और राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की क्रिया में ताप परिवर्तन की दर क्या होती है। पहले ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं ये होता क्या है। तो जब क्या होता है, जब कोई शुष्क वायु होती है, वायु राशि होती है, तो उसका ऊपर उठना, चाहे वो ऊपर उठे या नीचे उतरे, तो किसी शुष्क वायु राशि का ऊपर उठना या नीचे उतरने के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर में एक निश्चित दर से परिवर्तन होता है। और इसी जो निश्चित दर से परिवर्तन होता है, इसी को शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं, जिसकी दर जो होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 मीटर होती है, 1000 मीटर होती है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और कुछ और बता देते हैं। तो वायुमंडल में जब ऊपर उठते समय जब संतृप्त वायु जिस दर से ठंडी होती है, उसे आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन करते हैं, ह्यूमिड। ठीक है, आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है, जिसकी दर क्या होती है, 1 मिनट। आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन अगर पूछा जाए, जिसकी दर 6 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 मीटर या 1000 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर वायुमंडल की सामान्य ताप पतन दर पूछ ले तो 6.5 डिग्री या 1000 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनारी समुद्री धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। तो किस महासागर में प्रभावित होती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ये प्रवाहित होती है। और ये कनारी कैसी धारा है, गर्म या ठंडी, तो ये ठंडी धारा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये धारा जो है अफ्रीका, आप देख रहे होंगे कहाँ पर लोकेशन है, तो अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है उसी के सहारे ये प्रवाहित होती है। और कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, एक वहीं पर है मडेरिया और केप वर्डे के बीच में ये प्रवाहित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल के संगठन में मौजूद प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो प्रमुख गैसें जो होती हैं उसमें से 4 मुख्य गैसें हैं। जैसे नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का अनुपात है 78%, लगभग 78%। एंड ऑक्सीजन है आपका 20.95, जिसको 21% भी कहा जाता है। ऑर्गन 0.93%, CO2 0.036%। तो ये 4 मुख्य गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि धारा कहते किसे हैं। तब धारा वो होता है जब क्या करते हैं, किसी एक निश्चित दिशा में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में एक निर्धारित क्षेत्र होता है, तो उसमें जो प्रभावित होने वाले सागरीय जल है उसी को धारा कहते हैं। और इसकी दशा को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो आपके पवने, स्थायी पवने, तापमान में चेंजेस, भिन्नता, समुद्री लवणता, महाद्वीपों का आकार कैसा है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति कैसी है, ठीक है, और महासागर की तलीय आकृति। ये सारे जो है फैक्टर्स ये इसके क्या है, इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध ओजोन परत से है। किससे है, ओजोन परत से है। तो इसको क्या किया गया था, ये मॉन्ट्रियल समझौता कब ये एक ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए जो उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए लाया गया था जो क्या करते हैं, ओजोन परत को क्षीण कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये समझौता हुआ था। और कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था ये, इस पर सहमति 16 सितंबर 1987 को सहमति बनी थी। इसी कारण और 1989 में क्या हुआ था, ये प्रभावी हो गया था। 16 सितंबर 1987 में इस पर सहमति बनी और 1989 में ये लागू हो गया, प्रभावी हो गया। इसी कारण क्या होता है, 16 सितंबर, और हाँ ये भी ध्यान रखना, 1989 में जो इसकी बैठक हुई थी वो हेलसिंकी में हुई थी। और इसी के कारण इस समझौता जिस दिन हुआ था उसी तिथि के कारण 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल क्या किया, 16 सितंबर को क्या किया,
ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। अभी तो ये सितंबर आया नहीं है, एक मिनट। तो ये अभी 2022 में नई थीम रहेगी, तो 2021 की थीम मैं बता दे रही हूँ कि जिसमें थीम रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। क्या बताया थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंधित प्रजनन, जिसको इंग्लिश में कैप्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, ये क्या होता है? तो चलिए समझ लेते हैं पहले कैप्टिव ब्रीडिंग होता क्या है। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत क्या होता है, कोई ऐसा जीव है जिसकी प्रजाति की संख्या में क्या है, बहुत ही एक निश्चित दर से एक चिंताजनक स्तर पर कम होती जा रही है। ठीक है, एक ऐसी प्रजाति है, कोई ऐसी प्रजाति है जिसकी क्या है, चिंताजनक स्तर पर उसकी संख्या में कमी होती जा रही है। तो उसमें क्या किया जाता है, ऐसे जीव प्रजाति को पकड़ करके क्या किया जाता है, विशेषज्ञ की देख रेख में उसका पालन पोषण किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं, बंधित प्रजनन यानी कैप्टिव ब्रीडिंग कहलाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में सेशन आता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है सेशन को और शेयर करना है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैप्टिव प्रजनन होता क्या है। जिससे अब ये ऐसा किया ताकि इसकी प्रजाति की संख्या में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं बता दे रही हूँ, जैसे अलीनगर अन्ना जैविक उद्यान है, मैसूर चिड़ियाघर है, मैसूर वन अभ्यारण्य, इन सब में शेर आदि बंधित प्रजनन के क्या है, उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही आसान है, 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ये भी एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन जो हुआ था, ये ध्यान रखना किस एक्ट के तहत हुआ था, तो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ था। और इस अथॉरिटी में, इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं और 1 सदस्य सचिव होता है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि वन्य जीवन के संरक्षण, क्या करना है इसका, वन्य जीवन का संरक्षण करना है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन भी है आज का, भोपाल गैस त्रासदी घटना का संबंध किस गैस से था? तो बहुत ही आसान है, ये मिथाइल मैं लिख दे रही हूँ, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये भोपाल गैस त्रासदी जो है, ये कब हुआ था ये घटना? तो 2 दिसंबर 1984 को ये क्या हुआ था, एक यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र था, उसके टैंक में ये गैस भरी हुई थी, जिसमें रिसाव हुआ और ये घटना हुई। और ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइट है, ये क्या है, तो ये एक कलरलेस है, रंगहीन है, आंसू उत्प्रेरक है, ज्वलनशील गैस है, ये बहुत ही विषैली होती है। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट हम 1-2 दिन में फिर से ला रहे हैं, मतलब कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिला एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन लाएं, लेकिन 25 से कम तो नहीं आएगा। लेकिन जो भी आए वो आप रिवीजन करते रहिए, आपको श्योर है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।